हाँ, हम लोगों ने अभी तक ए इलस्ट्रेशन देख लिया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखा हम लोगों ने। अभी सेकंड बी, ऑन 10th अक्टूबर 2021 दीपक ने एक नापासर के अंदर अपने फ्रेंड विकास से उसको गिफ्ट में मिला है लैंड। दीपक को क्या मिला है? नापासर के अंदर 10 अक्टूबर 2021 के दिन, जिसका स्टैम्प वैल्यू 46,000 है, और किससे मिला? अपने फ्रेंड विकास से। अपने फ्रेंड विकास से मिला है, जिसने 5,000 रुपए में खरीदा था। ठीक है, ये भी अपने को काम आएगा जब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे। फर्दर, एज ऑन 1 नवंबर 2021 को दीपक आल्सो रिसीव्ड अनदर पीस ऑफ लैंड एट बीकानेर। स्टैम्प वैल्यू उसका कितना है? 30,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम अनिल एक्वायर्ड 2020। मतलब अनिल ने कब खरीदा था? 2021 में, फाइनेंशियल 2021 में खरीदा था। जिस अब देखो दीपक को 2 लैंड मिला है, एक तो मिला है अपने विकास से विदाउट कंसिडरेशन में, ध्यान रखना, और दूसरा मिला है उसको अनिल से विदाउट कंसिडरेशन। इसका स्टैम्प वैल्यू कितना है? 30,000। हम लोगों ने देखा था यदि विदाउट कंसिडरेशन यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिले तो उसको केस वगैरह की तरह हमें क्लब नहीं करना है, हमें सेपरेट देखना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या करना है? सेपरेट देखना है। तो अब देखो, इसको विकास से मिला था 50,000 से, विदाउट कंसिडरेशन है, कैपिटल असेट मिला है विदाउट कंसिडरेशन में, तो हमें क्या देखना है? स्टैम्प वैल्यू 50,000 से ज्यादा है कि नहीं। 50,000 से ज्यादा नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर्ड नहीं होगा दीपक के। दूसरा, उसको बीकानेर में लैंड मिला था, उसका स्टैम्प वैल्यू भी 50,000 से कम है, तो ये भी कवर्ड नहीं होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो देखो फिर आगे क्या किया इसने कि जो 31 मार्च 2022 को ना दीपक ने नापासर वाला लैंड कितने में सेल कर दिया? 30,000 में, और बीकानेर वाला कर दिया कितने में? 90,000 में। और इनका स्टैम्प वैल्यू कितना था इस दिन? जिस दिन नापासर वाला बेचा था उस दिन तो 50,000 था, और बीकानेर वाला बेचा था उस दिन 85,000 था। अभी हम लोगों को देखना है कि 56 अंडर सेक्शन 56(2)(10) लगता है कि नहीं, जो कि हम लोग बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट में मिला विदाउट कंसिडरेशन। तो यदि 50,000 से बिलो है तो हमें ये सेक्शन नहीं लगेगा, इसके लिए हमारा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कवर्ड में नहीं आएगा। तो ये देखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10), नथिंग शैल बी टैक्सेबल एज द स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी ऑफ द प्रॉपर्टी एट ईच ओकेजन। मतलब इंडिविजुअल देखना है दोनों प्रॉपर्टी को, यदि 50,000 से बिलो है तो ये कवर्ड नहीं होगा। सेकंड, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे यदि 56(2)(10) में कवर नहीं होता है? Since the value of asset is not subject to income tax under section 56(2)(10), hence cost of acquisition of the previous owner shall be considered as the cost of acquisition of such asset in the hand of Deepak। यदि 56(2)(10) लग जाता तब क्या होता था? हम लोगों को वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर्ड करते थे। सपोज करो जैसे नापासर वाले का होता 60,000, स्टैम्प वैल्यू कितना होता? 60,000, तो दीपक के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना आ जाता? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 60,000 आ जाता। फिर यदि ये सेल करता ये नापासर वाला प्रॉपर्टी, तब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाता? 60,000। लेकिन ये 50,000 से बिलो था, इसके लिए 56(2)(10) लगा नहीं, और 56(2)(10) लगा नहीं, इसके लिए हम लोग कॉस्ट कौन सा मानेंगे? जो कि इसके प्रीवियस ओनर का था। तो प्रीवियस ओनर का कितने का था? 5,000 का। और बीकानेर वाले केस में भी 56(2)(10) लगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग कॉस्ट कौन सा मानेंगे? प्रीवियस ओनर का, जो कि 10,000 था। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेना है? यदि 56(2)(10) लगता तो पीरियड ऑफ होल्डिंग उस दिन का माना जाता जिस दिन उसको गिफ्ट मिला था। यदि 56(2)(10) लगता तो, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, 56(2)(10) लगता तो हम लोग जितना वैल्यू रहता उससे हम लोग टैक्सेबल कर देते इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, तो वो एज ए उसका ये हो जाता कि उसने खरीदा है। मतलब ऐसा मान लिया जाता ना, टैक्स के पर्पज से ऐसा मान लिया जाता कि उसको इस डेट को इतने पैसे में उसने खरीदा है। तो वो परचेज डेट क्या आता? उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेट कौन सा आता? जिस दिन उसको गिफ्ट मिला होता। यदि 56(2)(10) लगा ही नहीं है तो 56(2)(10) का डेट भी नहीं लिया जाएगा। डेट कौन सा लिया जाएगा? प्रीवियस ओनर का। और वो पीरियड होल्डिंग में क्या होगा कि जितने दिन दीपक ने रखा, दीपक ने कितना दिन होल्डिंग रखा, होल्डिंग प्लस
प्रीवियस ओनर ने कब तक रखा। ठीक है, तो ऐसे करके इसका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे के केस में देखेंगे। और कैपिटल गेन में क्या बोला जाता है, अंडर सेक्शन 50C जो बोला जाता है कि यदि सेल कंसिडरेशन स्टैम्प वैल्यू से कम हो तो कौन से वैल्यू को लिया जाएगा, स्टैम्प वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। तो देखो इसने 30,000 में बेचा था और स्टैम्प वैल्यू कितना था 50,000, तो दोनों में से हायर कौन सा है 50,000, तो इसका सेल कंसिडरेशन कौन सा, डीम्ड सेल कंसिडरेशन कौन सा हो जाएगा 50,000 का। इसने रियल में 90,000 में बेचा था और जबकि इसका स्टैम्प वैल्यू कितना था 85,000, तो इसका सेल कंसिडरेशन कौन सा मान लिया जाएगा, विच एवर इज हायर। यदि स्टैम्प वैल्यू कम है तब तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ले लो, और यदि सेल कंसिडरेशन से स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है तो कौन सा लेना है अपने को, स्टैम्प वैल्यू लेना है। तो विच एवर इज हायर करके हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। फिर ऐसे करके हम लोगों ने कैपिटल गेन कर लिया। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके लिए क्योंकि ये इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा का है, इसके लिए हम लोगों ने इसको इसमें कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो इसने लिखा है मिस्टर विकास एंड अनिल, मतलब विकास एंड अनिल ने अपने फ्रेंड जो कि क्या नाम है इसका, दीपक को गिफ्ट किया है, तो उसके भी क्या टैक्सेबल आएगा क्या, विकास और अनिल के केस में नहीं, गिफ्ट देने में कोई टैक्स नहीं है, गिफ्ट रिसीव्ड करने में टैक्स होता है। तो देखो मिस्टर विकास एंड अनिल हैज ट्रांसफर द कैपिटल असेट बाय वे ऑफ गिफ्ट व्हिच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, हेंस नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम, तो नहीं दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसेशनल अमाउंट में, मींस अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे वो था विदाउट कंसीडरेशन में, हम लोग अभी देखेंगे कि विदाउट कंसीडरेशन में नहीं है लेकिन कुछ कंसेशनल रेट में इन्होंने दिया है। जैसे 10 जनवरी 2022 को टिप्पू ने एक लैंड परचेज किया जिसका स्टैम्प वैल्यू कितना था 75,000, और किससे परचेज किया, अपने फ्रेंड से 30,000 के अंदर। 75,000 उसका स्टैम्प वैल्यू था और उसने परचेज कितने में किया 30,000 में। और मिस्टर उदय है उसने कितने में खरीदा था 25,000 में। अब टिप्पू ने सोल्ड किया 1,75,000 में जिसका स्टैम्प वैल्यू 1,60,000 है। अभी देखो टिप्पू ने सेल किया ना, पहले तो ये देखो कि उदय से उसको कितने में मिला 30,000 में, ठीक है, और रियल में स्टैम्प वैल्यू कितना था 75,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 45,000। अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका रियल में जो डिफरेंस होता है वो 50,000 से ऊपर है, नेट कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन से यदि स्टैम्प वैल्यू 50,000 से मोर है तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, स्टैम्प वैल्यू और जो कंसीडरेशन है उसका बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या कर देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 75,000 का स्टैम्प वैल्यू था, 30,000 का रियल कंसीडरेशन है, इसके लिए 50,000 से एक्सेस नहीं है, तो हम लोग मानेंगे इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लो applicability of 56 to 10 since the difference between the stamp value of the land 10 January 2022 and actual consideration does not exceed 50,000, hence the provision of 56 to 10 is not applicable। 56 to 10 applicable नहीं होगा क्योंकि जो डिफरेंस था स्टैम्प वैल्यू का और रियल कंसीडरेशन का वो 50,000 से ज्यादा नहीं है इसके लिए। अब कैपिटल गेन की बारी आई कि कैपिटल गेन कितना होगा। देखो इसने बेचा कितने में 1,75,000 में और स्टैम्प वैल्यू कंसीडरेशन से कम है, तो कौन सा लिया जाएगा, रियल कंसीडरेशन। हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कल को कभी कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं सेल कंसीडरेशन और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर कौन सा आ गया 1,75,000। फिर उसमें एक्सपेंस ऑफ जो ट्रांसफर का एक्सपेंस होता है वो लेस कर देते हैं, वो नील था हमारा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 56 to 10 लगा नहीं, इसके लिए कौन सा मान लिया जाएगा, इसके लिए जो रियल में उसने कंसीडरेशन दिया वो मान लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ कंसीडरेशन 30,000। ठीक है, जो कि उसका रियल में यदि 56 to 10 लग जाता और हम लोग उसको टैक्सेबल करते, सपोज ये 75,000 की जगह ये होता 90,000, ठीक है, 90,000 स्टैम्प वैल्यू होता और इसने सेल मतलब इसने परचेज किया होता 30,000 में, तो 60,000। अब क्या हो गया 50,000 से ज्यादा है,
स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है 50,000 से, तो ये 60,000 क्या हो जाता, ये क्या नाम है इसका, टीपू है, टीपू की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये 60,000 आ जाता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाता। और जब जब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं 30,000, यहाँ पे कौन सा लेते हैं 90,000, क्योंकि ठीक है ना, इसने 60,000 पे तो इधर टैक्स भर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो जब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा लेते हैं तब फायदा होता है या कम लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। देखो ज्यादा लेंगे तभी तो अपना प्रॉफिट कम होगा ना, कैपिटल गेन कम आएगा ना, जितने में बेचा उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेस करेंगे तभी कैपिटल गेन आएगा। तो जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उतना ही ज्यादा हमें उतना ही कम हमें कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई इसने 60,000 भी यहाँ पे टैक्स भर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो इसको 30,000 में इसने खरीदा और जितने में इसने टैक्स भरा ये करके उसका आ जाता मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब देखो इट इज नोटेड दैट इट दिस इज नॉट द केस ऑफ गिफ्ट हैंड्स पीरियड ऑफ होल्डिंग कमिंग फ्रॉम द, अभी देखो प्रीवियस ओनर का कब लेते हैं, जब गिफ्ट वगैरह में मिलता है, इनहेरिटेंस गिफ्ट वगैरह में मिलता था तब लेते थे, लेकिन इसने तो परचेज किया था, परचेज किया तो जिस दिन परचेज किया होगा उस दिन का पीरियड ऑफ होल्डिंग उस दिन से काउंट करेंगे। ठीक है, इसका प्रीवियस ओनर का होल्डिंग काउंट नहीं करेंगे। वो कौन से केस में करेंगे, जब गिफ्ट मिलता है मींस विदाउट कंसिडरेशन मिलता है तब। अब उदय के हाथ में टैक्सेबल कैसे होएगा, देखो उदय ने रियल में 30,000 में सेल किया, ठीक है 30,000 में सेल किया, लेकिन स्टैम्प वैल्यू कितना था 75,000, तो सेल कंसिडरेशन किसको मानेंगे, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर 75,000 हम लोगों ने ले लिया। ट्रांसफर करने का कोई खर्चा है क्या, नील, कोई खर्चा नहीं। इसने 30,000 में सेल किया मींस नहीं सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। इसने 25,000 में खरीदा था और कौन से ईयर में खरीदा था 2000, यहाँ पे देखो देख के रखा होगा इसने 2006-7 में 25,000 में खरीदा है। ठीक है, तो 25,000 में इसने खरीदा तो 25,000 मल्टीप्लाई करंट ईयर का इंडेक्सेशन डिवाइडेड बाई जिस ईयर में खरीदा था उस ईयर का ये इंडेक्सेशन, ऐसे करके 64,000 आ गया। 75,000 में से 64,949 लेस किया तो 10,000 का कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब बी पॉइंट क्या हो रहा है, एज ऑन 10th Feb 2022 मुंद्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड परचेज ए पीस ऑफ लैंड, मतलब मुंद्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने एक लैंड खरीदा जिसका स्टैम्प वैल्यू कितना है 7,50,000। किससे खरीदा, फ्रेंड से खरीदा, कोई फ्रेंड था उससे खरीदा मीता करके। कंसिडरेशन को कितने में 3,90,000, देखो खरीदा कितने में 3,90,000, जबकि उसका स्टैम्प वैल्यू कितना था 7,50,000। 50,000 से अब है, हम लोगों को क्या कंपेयर करना पड़ता है कि 7,50,000 माइनस 3,90,000, 50,000 से अब वो है इनका डिफरेंस। ठीक है, 50,000 से प्लस है इनका डिफरेंस, तो क्या कौन सा मान लेंगे, 7 जो भी डिफरेंस होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, द कंपनी हैज सोल्ड द सच लैंड 10,75,000, अभी ये और इस दिन 12,50,000 का स्टैम्प वैल्यू था। तो पहले सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कंपनी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ क्या, मींस उसको कोई बेनिफिट मिला क्या, क्योंकि 7,50,000 का स्टैम्प वैल्यू था और उसने खरीदा कितने में 3,90,000 में, 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब स्टैम्प वैल्यू और कंसिडरेशन उसमें 50,000 से ज्यादा का, इसके लिए जितना भी डिफरेंस हो वो क्या मान लिया जाएगा कंपनी का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ अंडर सेक्शन 56 to 10, since the difference between the stamp value of the land as on 10th Feb 2022 and actual consideration exceed 50,000, दोनों का डिफरेंस 50,000 से, hence the provision of 56 to 10 is applicable. Consequently 3,60,000 means 7,50,000 माइनस 3,90,000 जो कि ओरिजिनल अपने कंसिडरेशन पे किया, वो माइनस करने के बाद जो डिफरेंस था shall be considered the income from the other source in the hand of the company assessment 22-23। अब ये तो हो गया पहला केस। सेकंड, अब कंपनी ने वो लैंड था उसको सेल कर दिया, देखो इसने 10 अप्रैल 2023 को सेल कर दिया, तो कौन से ईयर के लिए इनकम हो गया, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये उसका इनकम आएगा। तो कैसे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 12,50,000 और 10,75,000,
उसने बेचा कितने में, 10,75,000 में, और जबकि जो स्टैम्प वैल्यू कितना है, 12,50,000। हम लोग अंडर सेक्शन 50C क्या बोलता है कि जब कैपिटल गेन का आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई कैपिटल गेन कंसीडर करो, कैलकुलेट करो, तो उसमें देखना कि जो सेल कंसिडरेशन है और स्टैम्प वैल्यू है उसमें से 50,000 का डिफरेंस है क्या, 10% ऑफ द कंसिडरेशन, वो दोनों चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसका देख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो, उसने खरीदा था तो 3,90,000 में, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा मान लिया जाएगा, 7,50,000, क्योंकि उसका 56(2)(10) के अंदर वो प्रोविजन में कवर्ड हो गया था। उसने 7,50,000 माइनस, और क्यों लेते हैं इसको 7,50,000 को, क्योंकि उसने कम में परचेज किया था, लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस था उस पे तो टैक्स भर दिया ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते टाइम पे जितने में खरीदा था प्लस जितने में उसने टैक्स भर दिया था, वो दोनों को मिला के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाता है। ठीक है, और को सेल कंसिडरेशन कौन सा माना जाएगा, 50C बोलती है कि स्टैम्प वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर 12,50,000, सेल कंसिडरेशन में कोई खर्चा, कोई ट्रांसफर का खर्चा नील, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका लिया जाएगा 7,50,000, क्योंकि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लायक नहीं है, इसके लिए जो 7,50,000 मैंने इधर बताया कि जो इसने वैल्यू दिया था प्लस उसने जो डिफरेंस था उस पर टैक्स भर दिया, ऐसे करके 7,50,000 उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। अब मीता के हाथ में टैक्सेशन होएगा क्या, कितना होएगा, मीता को कितने में मिला था, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूट ऑफ द टैक्स कैपिटल मीता फॉर द असेसमेंट ईयर। मीता कहां पे गई, मीता का और चेक कर लेते हैं। मीता हैज एक्वायर्ड सच लैंड फॉर 25,000 इन 2000, ठीक है, और इसका वैल्यू 32,000 है। अब मीता है, मीता का क्या हुआ कि उसने 3,90,000 में ट्रांसफर किया था किसको, कंपनी को, लेकिन सेल कंसिडरेशन कौन सा माना जाएगा मीता के हाथ में, उस पे भी अंडर सेक्शन 50C लग जाएगा कि जो स्टैम्प वैल्यू था और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, तो कौन सा था, 3,90,000 में उसने ट्रांसफर किया था, लेकिन उसका स्टैम्प वैल्यू कितना था, 7,50,000, तो 7,50,000 उसका मान लिया गया सेल कंसिडरेशन। ट्रांसफर पे खर्चे जीरो दिया हुआ है, नील दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इंडेक्सेशन वैल्यू लेंगे कौन सा, हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 को हमारे पास में एक क्या है ऑप्शन होता है कि हम लोग जितने में परचेज किया था, या यदि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो 1 अप्रैल 2001 के पहले का परचेज है, तो हम लोगों के पास में ऑप्शन है कि इस दिन का मार्केट वैल्यू, 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू, और या इसका रियल परचेज कॉस्ट, इन दोनों में से जो अच्छा लगे वो ले लो। अच्छा कौन सा लगेगा एसएससी के लिए, जो दोनों में से हायर होगा, जो दोनों में से हायर होगा वही अच्छा लगेगा ना, क्योंकि कॉस्ट तो हायर होगा तभी तो कैपिटल गेन कम आएगा। तो इसमें देखो 25,000 का मीता ने खरीदा था, ये देखो यहाँ पे मीता ने कितने में खरीदा था, 25,000 में, ईयर 2000 में, और 1 अप्रैल 2001 को इसका जो मार्केट वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू 32,000। तो इन दोनों में से मीता कौन से को डिसाइड करेगी, 32,000 को, क्योंकि जितना कॉस्ट ज्यादा रहेगा उसको टैक्स उतना ही कम आएगा। तो 32,000 मल्टीप्लाई जो करंट ईयर का इंडेक्सेशन है डिवाइडेड बाई 1 अप्रैल 2001 का इंडेक्सेशन कौन सा था, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले कभी भी परचेज किया हुआ असेट रहेगा तो उसका हम इंडेक्सेशन क्या लेंगे, 100, जो कि 2001 का है। तो ऐसे करके हमारा कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 6,48,000। अभी इसने सी पॉइंट है, ये अपना बी तक कंप्लीट हुआ। सी में क्या देखिए रखा है, 10 अक्टूबर 2021 को सुरेश ने एक लैंड परचेज किया आपने किससे, फ्रेंड से, जिसका स्टैम्प वैल्यू था 46,000 और कितने में खरीदा, 30,000 में। 1 नवंबर 2021 को उसने वापस एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा अजय से, 1 लाख रुपए में खरीदा, और उसका स्टैम्प वैल्यू कितना था, 1,50,000। फिर
एक और जीतू करके फ्रेंड है, उससे विदाउट कंसिडरेशन उसने एक प्रॉपर्टी उसको मिला 35,000 में, जो कि जीतू ने खरीदा था कितने में, 5,000। अभी देखो उसने 3 प्रॉपर्टी लिया है, एक तो अनुज से जो कि 46,000 का स्टैम्प वैल्यू है। अभी हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई स्टैम्प वैल्यू मतलब कंसिडरेशन में परचेज करता है, एक तो होता है विदाउट कंसिडरेशन, तो पहले हम लोग देख लेते हैं विदाउट कंसिडरेशन में। विदाउट कंसिडरेशन में तो किससे लिया, जीतू से। जीतू से विदाउट कंसिडरेशन में लिया, लेकिन उसका स्टैम्प वैल्यू कितना था, 35,000। अब 35 किससे, 50,000 से बिलो है। हम लोगों ने देखा था यदि विदाउट कंसिडरेशन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मतलब मिलता है एज ए गिफ्ट, तो क्या देखा जाता है, कैपिटल असेट होना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन, और 50,000 से मोर होना चाहिए, और मोर नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। तो ये जीतू से लिए हुए प्रॉपर्टी पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा। इसमें जो अनुज से लिया उसमें क्या है, उस स्टैम्प वैल्यू उसका 46,000 है, तो जो कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू का डिफरेंस 50,000 का होने का सवाल ही नहीं, तो इसमें भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं लगेगा। तो इन दो प्रॉपर्टी का डिसाइड हो गया। फिर थर्ड 1.5 लाख का था, किससे खरीदा, ये अजय से। 1.5 लाख का स्टैम्प वैल्यू था, और इसका अजय का कितने में खरीदा इसने, 1 लाख रुपए में। तो इसमें ज्यादा है क्या, इसमें देख लेते हैं। अभी देखो अप्लीकेबिलिटी नथिंग सेल भी, क्योंकि देखो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ना कि एग्जैक्ट 50,000। इसमें किधर भी नहीं लिखा है 50 और एक्सीड 50, ऐसा नहीं लिखा है, एक्सीड 50। तो एग्जैक्ट 50 रहेगा तो नहीं माना जाएगा, तो उस पे भी स्टैम्प मतलब 56(2)(10) कवर नहीं होगा। चलो हम लोग देख भी लेते हैं। अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2)(10) सुरेश के केस में क्या होगा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल एज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ एट ईच ओकेजन डज नॉट एक्सीड 50,000। मैंने इसमें बोला ही था बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या देखना है लैंड एंड बिल्डिंग में, कि आपको सेपरेट देखना है। ऐसे नहीं तीनों प्रॉपर्टी को ऐड कर दो फिर देखो कि 50,000 से ज्यादा ही नहीं। तीनों को हम लोगों ने देखा, दो ऊपर दो का तो काफी डिफरेंस ही था, और थर्ड था जो कि एग्जैक्ट 50,000 था, तो वो भी फॉल नहीं करता है, 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेना है। सिंस द वैल्यू ऑफ द एसेट इज नॉट सब्जेक्ट टू अंडर सेक्शन 56(2)(10), मतलब 56(2)(10) नहीं लग रहा है, इसके कारण हमें प्रीवियस ओनर का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना पड़ेगा, और कॉस्ट भी उसका ही लेना पड़ेगा। हेंस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग देयर इज अंडर लैंड परचेज फ्रॉम द अनुज 30,000 में परचेज किया था, पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 अक्टूबर 2021 है, तो हमारा कौन सा माना जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग यही। फिर हाउस प्रॉपर्टी है, 1 लाख में खरीदा, 1 नवंबर 2021 को इसने पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। हाउस रिसीव्ड फ्रॉम जीतू, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कितना था, 5,000 का था, और इसका इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा फ्रॉम 21 to 22 से, क्योंकि इसने बहुत पहले खरीदा था। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 अप्रैल 2021 रहेगा। अभी आप देख लो चाहिए तो। सुरेश ने देखो 10 अक्टूबर को सुरेश ने परचेज किया था, ठीक है। इनका सबका डेट नहीं है, तो वो जिस दिन परचेज किया उसी दिन का मान लेंगे। कंसिक्वेंटली इन द हैंड ऑफ, अब अजय, अनुज, अजय और जीतू के हाथ में क्या होगा, उनके हाथ में टैक्स लगेगा क्या। अजय, अनुज एंड अजय कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड प्रोविजन 50C उनके हाथ में, क्योंकि उन दोनों ने क्या किया था, उन दोनों का कंसिडरेशन था, उन दोनों का गिफ्ट नहीं था, कंसिडरेशन था, भले ही कम में दिया लेकिन कंसिडरेशन था, तो अंडर सेक्शन 50C लगेगा। 50C क्या बोलता है, नेक्स्ट मतलब सेल कंसिडरेशन और आपका स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर रेट ले लेना है। और इसमें केस में क्या होगा, जीतू में नो कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने गिफ्ट किया था, कोई प्राइस नहीं लिया था उस पे। डी का देखते हैं। 10 अक्टूबर 2021 को सोनम ने एक लैंड को परचेज किया, किससे, अपनी फ्रेंड श्वेता से, जिसका स्टैम्प वैल्यू कितना था, 12,54,000, और कितने में परचेज किया उसने, 12 लाख में। अभी देखो आप देखोगे 12,54,000 तो इसका स्टैम्प वैल्यू है, और इसने परचेज कर लिया 12 लाख में। अब रियल में देखा जाए तो देखो 50,000 से प्लस है,
50,000 से प्लस है। लेकिन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले तो देखना है 50,000 प्लस है क्या, फिर दूसरा ये और देखना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ऊपर है क्या, 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ऊपर है क्या। मतलब 50,000 तो देखना है, सबसे पहले देखना है 50,000 से अबो है क्या। तो हाँ 50,000 से जैसे अबो हुआ तो हम लोगों ने बोला एक कंडीशन सेटिस्फाई, हम लोग दूसरी कंडीशन के लिए जा सकते हैं। यदि पहला ही कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होता 50,000 वाला ही, तो हम लोग दूसरे कंडीशन को हम लोग चेक ही नहीं करते। लेकिन ये पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग अभी दूसरा कंडीशन देखेंगे, चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि 10% ऑफ कंसिडरेशन, वो भी चेक करेंगे, उससे भी ज्यादा डिफरेंस है क्या। तो हम लोगों ने देखो इधर देख लेंगे, since the difference between the actual consideration and stamp value does not exceed 10% of consideration, भले ही 50,000 मैंने बताया 50,000 से भले ही ज्यादा है, लेकिन 10% ऑफ जो कंसिडरेशन था 12 लाख, 1,20,000 से तो ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 50,000 ज्यादा हुआ। तो हम लोगों ने बोला अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। इसमें दो कंडीशन है, एक तो 50,000 से मोर होना चाहिए, मतलब स्टैम्प वैल्यू और सेल कंसिडरेशन, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 50,000 से ज्यादा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन है कि ठीक है 50,000 से ज्यादा होगा, ठीक है, हम लोग आपको एक और रिलीफ देते हैं कि भाई 10% से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। भले ही 50,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन जो स्टैम्प वैल्यू है और कंसिडरेशन है उनमें उनका डिफरेंस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने बोला यार अपना तो फॉल कर गया, 50,000 से प्लस चला गया। फिर हमें याद आया नहीं एक कंडीशन और था कि उन्होंने बोला यदि 10% से कम का डिफरेंस होगा तो हम लोग आपको मान लेंगे कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला है। तो हम लोगों ने चेक किया कि 10% तो 1,20,000 होता है, जबकि हमारा तो डिफरेंस 54,000 का है। इसके लिए 56/10 नहीं लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं आएगा। अब श्वेता के हाथ में क्या होगा, श्वेता के हाथ में सेल कंसिडरेशन कौन सा माना जाएगा। देखो सेल कंसिडरेशन मानने के लिए यदि 56/10 नहीं लगा तो एक्चुअल जो सेल कंसिडरेशन है ना वो ही मान लेंगे, ठीक है, वो ही क्या माना जाएगा, सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया अपना डी तक। अब नेक्स्ट ई, 10 अक्टूबर 2021 को प्रिया ने एक लैंड परचेज किया, किससे, मोनिका से। इसका स्टैम्प वैल्यू था 4,45,000 और 4 लाख रुपए में उसने खरीदा। मींस प्रिया ना उसने कितने में खरीदा, 4 लाख रुपए में, और स्टैम्प वैल्यू कितना था 4,45,000। अब डिफरेंस कितना है 45,000। 56/10 लगेगा क्या, नहीं लगेगा, भले ही 10%। अभी देखो क्योंकि हम लोग सबसे पहले कौन सा देंगे 50,000 वाला, अब 50,000 वाला लगा ही नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे क्यों। लेकिन इसने सोल्व करके बता दिया है कि नेक्स्ट में भी चलो हम लोग दिखा देते हैं कि 4 लाख था, उसका 10% 4,40,000 होता है, तो रियल में तो इसके 10% से अबो है, लेकिन 50,000 ज्यादा नहीं होने के कारण ये नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, आप तो सबसे पहला कंडीशन देख लेना, 50,000 वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही अपने को नेक्स्ट देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। मतलब 10% वाला कब देखना है, जब 50,000 से प्लस है तभी देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। तो इस केस में 50,000 से ज्यादा नहीं था तो 210 नहीं लगेगा, भले ही 10% से ज्यादा होता रहे, कोई मतलब नहीं। फिर इसने बोला कि गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि गिफ्ट में यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला या फिर पार्शियल बोल सकते हैं कि स्टैम्प वैल्यू और कंसिडरेशन में 50,000 का मोर से डिफरेंस है, वो केस देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको गिफ्ट में मिला, विदाउट कंसिडरेशन मिला, तो क्या होगा। विदाउट कंसिडरेशन का हम लोगों ने देखा था कि यदि मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में मिलता है तो कैपिटल असेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन वो 50,000 से मोर होना चाहिए, कौन से, फेयर वैल्यू से, फेयर मार्केट वैल्यू उसका 50,000 से प्लस होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला, एज ऑन 10th January 2022 नरेंद्र रिसीव्ड गोल्ड नेकलेस, फेयर मार्केट वैल्यू 1,85,000 फ्रॉम विवेक विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये 56/10 में कवर हो जाएगा और इसको टैक्सेबल हो जाएगा 1,85,000। देख लो
applicability of 56 to 10, since the fair market value of the gift exceed 50,000, hence the provision is applicable and consequently 1,85,000 shall be taxable as the income from the other source in the assessment year 22-23. फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सच नेकलेस कितना हो जाएगा, यदि 56 to 10 लग गया है तो जितना कॉस्ट था वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब भी वो सेल करेगी तब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मान लिया जाएगा, 1,85,000। और होल्डिंग पीरियड कौन सा मानेंगे, 56 to 10 लग गए, इसके कारण जिस दिन उसको ये नेकलेस मिला था उस दिन ही ले लेंगे, प्रीवियस ओनर का कंसीडर नहीं करेंगे। जब 56 to 10 लग जाता है तो प्रीवियस ओनर का पीरियड काउंटिंग नहीं करते हैं। अब विवेक के हाथ में क्या होगा, विवेक ने विदाउट गिफ्ट में किया तो क्या होगा, गिफ्ट इज नॉट कंसीडर्ड द ट्रांसफर हैंस द नथिंग शैल बी टैक्सेबल। मैंने पहले ही बताया था आपको, गिफ्ट देने वाले को कोई टैक्स नहीं है तो इसके हाथ में कोई टैक्स नहीं होगा। अभी नेक्स्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल देख रहे हैं अभी कि 10 अक्टूबर 2021 को मोहन ने शेयर रिसीव किया अपने फ्रेंड से। फेयर मार्केट वैल्यू था 36,000 और उनको ESOP के थ्रू नहीं परचेज किया था, मतलब ये देते हैं सैलरी पर, सैलरी इनकम के अंदर ये टैक्सेबल होता है ESOP, स्पेशल इनको ऑफर किया जाता है अपने एम्प्लॉय लोगों को, तो उसके थ्रू नहीं है, नॉर्मली उन्होंने रिसीव्ड किया है 36,000 का, जो कि उनको गिफ्ट मिला है। मोहन को अपने फ्रेंड से गिफ्ट में मिला है शेयर कैपिटल असेट के अंदर कवर्ड होता है, मूवेबल कैपिटल असेट के अंदर। और कितना है उसका फेयर मार्केट वैल्यू 36,000। ही ऑल्सो रिसीव्ड द गोल्ड चेन 30,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन। अभी देखो ये ध्यान रखना, यदि एक ही कैटेगरी की असेट है, मींस मूवेबल है, केस वगैरह को छोड़ के, तो क्या होता है, मनी वगैरह को छोड़ के, तो इनका क्लब कर लिया जाता है। तो शेयर का वैल्यू 36,000 प्लस उसको गोल्ड चेन मिला 30,000 का, तो ये कितना हो गया 66,000। तो ये हम लोग कंपेयर करेंगे 50,000 से प्लस है क्या इनका फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 60,000, पूरा 66,000 टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, मोहन के हाथ में क्या होगा, सिंस द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बोथ गिफ्ट exceed 50,000, hence the provision is applicable and consequently 66,000 shall be taxable as the income from other source assessment year 22 and 23. It is noted that in case of immovable property limit is 50,000 is applicable as per incident। मतलब उनका सेपरेट, यदि immovable property का केस रहा तो सेपरेट उनको कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना। और रोकड़े के हाथ में, मतलब केस वगैरह के केस में क्या करेंगे, उसको क्लब करेंगे। तो देखो इसने जो है, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैश द लिमिट 50,000 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब सबको क्लब करके देखेंगे, यदि मूवेबल प्रॉपर्टी है और क्या है, केस है, तो हम लोग उसको क्लब करके देखें। इसके लिए इन दोनों को क्लब किया हम लोगों ने, तो 66,000 आया, तो ये टैक्सेबल हो गया इस साल के अंदर। और इनका कॉस्ट भी कितना लिया जाएगा, जब भी हम लोग कैपिटल गेन का चेक करेंगे, मतलब कैपिटल गेन को जब भी हम लोग करेंगे तो ये करेंगे, और इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी ये ले लेंगे। अब कि उसका फ्रेंड है, उसने गिफ्ट किया था, उसको कोई टैक्सेबल होएगा क्या, नहीं, गिफ्ट देने वाले को कोई टैक्सेबल नहीं है। अब दूसरा आता है, ये तो हो गया विदाउट कंसेशन। दूसरा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसेशनल अमाउंट, मींस उनका फेयर मार्केट वैल्यू और जो सेल कंसिडरेशन है उसमें 50,000 से एक्सीड का डिफरेंस है। देखो कमल है, कमल ने एक ज्वेलरी परचेज किया था किशोर से, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 46,000 और 30,000 में उसने परचेज किया। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा क्या, यदि फेयर मार्केट वैल्यू ही 50,000 से बिलो है तो इनका डिफरेंस 50,000 आने का ही नहीं है, तो 56 to 10 नहीं लगेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ section 56 to 10, since the fair market value of the jewelry does not exceed the 50,000, hence the provision of is not applicable on the kamal। cost of acquisition of the necklace कितना माना जाएगा, 30,000 का माना जाएगा, क्योंकि 56 to 10 लगा ही नहीं, तो cost of acquisition रियल में जितना पैसा देके उसने परचेज किया था वही उसका माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और होल्डिंग पीरियड कौन सी से कवर्ड होगा, क्योंकि जिस दिन उसने परचेज किया था, ना कि प्रीवियस ओनर से, क्योंकि उसने कुछ देख के खरीदा ना, उसको गिफ्ट नहीं मिला है। तो गिफ्ट नहीं, केवल गिफ्ट के केस, इनहेरेंट्स वगैरह के केस में होता है कि प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लिया जाता है, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसीडर करते हैं, लेकिन इस केस में नहीं करेंगे। अब यदि आगे जाके किशोर उसको सेल करता है तो सेल कंसेशन कितना लिया जाएगा उसका 30,000। देखो क्यों लिया जाएगा,
क्योंकि इन दोनों के बीच का 50 जो क्या बोलते हैं 50,000 से अबो का नहीं है। तो इसमें देख लो 50C कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अप्लीकेबल होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में नहीं। उसमें फेयर मार्केट वैल्यू और रियल के सेल कंसिडरेशन में डिफरेंस होता है तो चलता है। तो 30,000 उसका रियल जो सेल कंसिडरेशन था वो मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो एक्विजिशन का कॉस्ट है उसका 25,000 है, ऐसे करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसका 5,000 आ जाएगा। अब उसके बाद में बी नंबर का है, जनक है, उसने ज्वेलरी खरीदा है अपने फ्रेंड से जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 66,000 है, उसने 30,000 में परचेज किया है। इन दोनों में डिफरेंस है क्या? नहीं है, इसमें डिफरेंस 36,000 का। लेकिन फर्दर एज ऑन 1 नवंबर 2021 ही ऑल्सो परचेज सिल्वर उटेंशियल 1 लाख और इनका डिफरेंस है 25,000 का। ठीक है, तो इन दोनों का 25,000 और 36,000 तो कितना हो गया? 61,000। तो लगेगा क्या? एप्लीकेबल द डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट एंड एक्चुअल। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे 61,000 है जो कि 50,000 से प्लस है। ऐसे करके देख लो, या अपन ने सेपरेट सेपरेट देखा, अपन ने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस 36,000 है, इन दोनों का 25, तो दोनों का मिलकर 61,000। क्योंकि हम लोगों ने बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में सेपरेट सेपरेट देखना है, लेकिन केस और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोगों को एग्रीगेट करके देखना है कि उसका जो 50,000 का फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन का डिफरेंस है, कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से एक्सीड है, तो वो जितना भी एक्सीड है, मतलब जितना डिफरेंस है वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब उसके फ्रेंड के हाथ में क्या होगा? उसके फ्रेंड के हाथ में देखो कैपिटल गेन इज सेल्फ कंप्यूटेड, हाउएवर इट इज नॉट द 50C लगेगा नहीं। 50C मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है। इसके लिए जितने में उसने बेचा वो उसका सेल कंसिडरेशन मान के उसका मान लिया जाएगा। अब भी देखो गिफ्ट अपने रिलेटिव वगैरह से मिलता है तो उसको टैक्सेबल नहीं किया जाता है। गिफ्ट इन सब को छोड़ के अब देखो एक्सेप्शन केस है गिफ्ट के लिए। क्या क्या है? दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। अब रिलेटिव का मीनिंग समझाया हुआ इधर कि इंडिविजुअल के स्पाउस, इंडिविजुअल को भाई बहन, इंडिविजुअल के स्पाउस की भाई बहन, मतलब हस्बैंड है और हस्बैंड को मिला है गिफ्ट, तो उसकी वाइफ और वाइफ के भाई बहन, पेरेंट्स के भाई बहन, असेंडिंग यानी लीनियर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल, मतलब दादा दादी और पोता पोती वगैरह वो कवर हो जाता है। और स्पाउस के भी लीनियर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, मतलब दादा दादी और पोता पोती कवर हो जाता है रिलेटिव में। ठीक है, ये सब कवर है इसके अंदर। अब एचयूएफ के मामले में ये तो हो गया इंडिविजुअल के मामले में। एचयूएफ में कौन कौन सा? कोई भी मेंबर, एचयूएफ का कोई भी मेंबर उनको रिलेटिव में डेफिनेशन में लेंगे। फिर और कौन से? जैसे इंडिविजुअल के यदि रिलेटिव से मिला है तो नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट यदि रिलेटिव से मिला है तो नॉट टैक्सेबल। एचयूएफ को मिला है नॉट टैक्सेबल। यदि शादी में कोई आउटसाइडर से मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। इनहेरेंट में मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। यदि डेथ पे मिला है तो नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी से कुछ मिला है तो नहीं होगा। यूनिवर्सिटी वगैरह, हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रस्ट वगैरह से मिला है नहीं होगा। कोई रजिस्टर्ड 12A 12AA मतलब जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह उनसे कुछ मिला है तो नहीं होगा। कोई इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए कुछ ट्रस्ट क्रिएट किया था उससे कुछ मिला है तो नहीं होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उससे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ तो उससे भी नहीं होगा। और डीमर्जर के केस में, अमालगमेशन और डीमर्जर के केस में भी कुछ मिला है तो उस पे भी ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब कोई डिजास्टर के टाइम पे कोई कंपेंसेशन मिलता है तो वो एग्जम्पशन माना लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर अब अदर पॉइंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस द वैल्यू डिटरमाइन द अकॉर्डिंग विद द मेथड ऑफ एज पर द प्रेस्क्राइब। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के केस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह के लिए जो भी प्रेस्क्राइब रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू का करने का वो रहेगा। अब असेट, कैपिटल असेट में क्या क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड या बिल्डिंग या दोनों,
मतलब लैंड को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे और खाली बिल्डिंग है तो भी मानेंगे और दोनों है तो भी मानेंगे। सेकंड, शेयर एंड सिक्योरिटीज। थर्ड, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। अब आर्कोलॉजिकल कलेक्शन किसको बोलते हैं? पुरातत्वी, मतलब बहुत पुराना मोहनजोदड़ो जैसे कुछ मिलता है वैसे आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। पेंटिंग आप समझ ही गए होंगे, बहुत वैल्यूएबल होता है, उसको भी कैपिटल असेट माना जाएगा। ज्वेलरी को भी कैपिटल असेट माना जाएगा। ड्राइंग को भी कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, उनको भी कैपिटल असेट माना जाएगा। और एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई आर्ट है उसको भी मान लिया जाएगा। बुलियन को भी कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, फर्नीचर को, क्लॉथ को, रिस्ट वॉच को, कार को, इनको सबको नहीं माना जाता है कैपिटल असेट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और कोई स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे इफ एसेसिस रिसीव अफोरसेड असेट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये ऊपर की जो असेट है वो विदाउट कंसिडरेशन मिलता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिलता है और स्टॉक इन ट्रेड का मामला है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, मींस वो कैपिटल असेट में डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और इस टाइम वैल्यू का जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह है वो बताता है वैसे। अब नेक्स्ट अपना आता है शेयर प्रीमियम इन द एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये कौन से केस में लागू होगा? वेयर ए कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, मींस पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए पूरे साल के अंदर, पिछले साल के अंदर। और ये कब होगा? जब प्रीमियम पर इश्यू हो, शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो, प्रीमियम पर इश्यू हो, और प्रीमियम से भी ज्यादा, मींस फेयर मार्केट वैल्यू से, फेयर वैल्यू होता है ना शेयर का, उससे ज्यादा में अपन ने इश्यू कर दिया है, तब ये टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो पहला कंडीशन देखो, फेस वैल्यू पे इश्यूड होगा तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, डिस्काउंट पे इश्यू होगा तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, प्रीमियम पे इश्यू होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इश्यू किया है क्या। जितना ज्यादा है उतना ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लिया जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टैक्स पॉइंट क्या है। ए कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी विद द पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड इश्यू शेयर्स प्रीफरेंस और इक्विटी, दोनों पे प्रीफरेंस इश्यू करे या इक्विटी इश्यू करे एट प्रीमियम, ध्यान रखना, लेकिन प्रीमियम पे होना चाहिए। सच कंपनी रिसीव कंसिडरेशन अगेंस्ट द सच शेयर फ्रॉम ए रेसिडेंशियल पर्सन, मतलब रेसिडेंशियल पर्सन होना चाहिए, अब्रोड का कोई आदमी उससे ज्यादा में, उसको ज्यादा में दिया तो कोई बात नहीं, इसमें कवर्ड नहीं होगा, 56(2)(7)(b) में कवर्ड नहीं होगा। फिर जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू से इश्यूड प्राइस ज्यादा होना चाहिए। सच कंसिडरेशन एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। सच एक्सेस कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इज द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ क्या। यदि फेस वैल्यू और डिस्काउंट पे इश्यू हुआ तो उसको नहीं देखना है, उसको चेक ही नहीं करना है, और उसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो शेयर इश्यू हो रहा है वो फेस वैल्यू और डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए, वो प्रीमियम पे होना चाहिए। यदि, और थर्ड देखना है रेसिडेंशियल पर्सन को वो इश्यू हो रहा है ना, तो तब ये प्रोविजन लगेगा। द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन शेयर आर इश्यूड एट पार एंड डिस्काउंट इवन दो द इश्यू प्राइस ऑफ द सच शेयर इज एक्सेड द फेयर मार्केट वैल्यू। अभी ये बोल रहा है कि यदि इश्यू प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगा तो वो मायने नहीं रखता है यदि आप एट पार या डिस्काउंट में इश्यू करते हो तो, ठीक है। The provision not applicable if such company is converted into a company in which the public are substantial interested to the, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि जैसे आपने इश्यू किया तब जाके, तब तो नहीं था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, लेकिन पिछले साल ही ना, प्रीवियस ईयर के अंदर ही वो कन्वर्ट हो जाता है जिस, जो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो उसके केस में भी वो कवर नहीं होगा। अब आपका यदि वो कोई वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर फंड है तो उनपे ये प्रोविजन नहीं लगेगा, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, क्लास ऑफ पर्सन का है तो उनपे भी ये कवर नहीं होगा, ये आप देख लेना। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो पी लिमिटेड है, वो किसको इश्यू कर रही है? मिस्टर ए को। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 12 रुपीज। सेल कंसिडरेशन कितना है? 11। अभी देखो इसने प्रीमियम पे तो इश्यू किया है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे किया है क्या? नहीं किया ना, नहीं किया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
सेकंड, क्यू लिमिटेड है, उसने बी को इश्यू किया, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू 12 और उसका प्रीमियम पे नहीं है, डिस्काउंट पे है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आर लिमिटेड है, उसने मिस्टर सी को 10 रुपए शेयर का फेस वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू 5 रुपए और उसने कंसिडरेशन भी 10 रुपए। ये देखो फेस वैल्यू उसका 10 रुपए और कंसिडरेशन भी 10 रुपए, एट पार पे किया है, मींस प्रीमियम पे नहीं किया, भले ही फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है लेकिन उसने एट पार पे किया है, इसके लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो मैंने बहुत बताया था आपको कि डिस्काउंट पे नहीं होना चाहिए और एट पार पे नहीं होना चाहिए, तब एप्लीकेबल नहीं होगा। एफ लिमिटेड है, मिस्टर बी को इसने 10 रुपए का शेयर था, इसका फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपए है और इसने इश्यू कितने पे किया, 20 पे, प्रीमियम पे किया, 10 रुपए प्रीमियम पे किया, देखो 10 रुपए का शेयर था 20 में किया तो प्रीमियम पे किया। अब दूसरा चेक करना है कि फेयर मार्केट वैल्यू से कितना ज्यादा है, 5 रुपए, तो ये 5 रुपए क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो 5 रुपीज पर शेयर शैल बी कंसिडर इनकम इन द हैंड ऑफ एफ लिमिटेड अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b। टी लिमिटेड है, किसको दे रहा है, मिस्टर ई जो कि नॉन रेसिडेंट, देखो मैंने बोला था कि रेसिडेंस होना चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर यू लिमिटेड है, मिस्टर एफ है, नॉन रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द इशू, हाउएवर द लेटर ऑन द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अभी उसने इश्यू किया था तब तो ये नॉन रेसिडेंट था लेकिन वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही रेसिडेंट हो गया, तो हमें तो देखना है वो प्रीवियस ईयर के अंदर रेसिडेंट था या नहीं था, हमें ये नहीं देखना पहले रेसिडेंट नहीं था उससे हमें कोई मतलब नहीं, प्रीवियस ईयर के अंदर रेसिडेंट था तो हमें चेक कर लेना है। 10,000 उसका प्राइस था, मतलब फेस वैल्यू था, उसने 35 में किया तो मतलब 25 रुपए प्रीमियम पे किया। अब फेयर वैल्यू से कितना ज्यादा किया, 15 रुपए, तो इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना होएगा, 15 रुपीज पर शेयर शैल बी कंसिडर। वी लिमिटेड है जो कि एनएसई में लिस्टेड है तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो गया पब्लिक का, इसमें नहीं होगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट मिलता है जो कंपेंसेशन या इनहांस कंपेंसेशन, तो उस पे जितना भी मिलता है ना वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा और उसके अंदर से 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 to 22 मिस्टर एक्स रिसीव्ड 65,000 जो कि पहले कितना था 45,000 एज ऑन इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कंपेंसेशन, डिले पेमेंट के कारण उसको कंपेंसेशन ये इंटरेस्ट मिला है। अब उसको कितना हम लोग मानेंगे, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे तो 65,000 उसको मिला था इंटरेस्ट का, इसमें 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसे करके 32,500 का डिडक्शन, तो टैक्सेबल इनकम भी उसका 32,500 आ जाएगा प्रीवियस ईयर के अंदर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्यूशन फंड और ईएसआईसी और अदर shall be treated as income of the employer under this head if the not taxable under the profit and gain subsequent when the such amount is credited by the employer to the employee's account in the relevant fund before the due date। यही है कि यदि वो टाइम पे उसका भर देता है तब तो कोई टैक्सेबल नहीं है, लेकिन टाइम से बाहर वो भरता है तो उसका एम्प्लॉयर का इनकम मान लिया जाता है, और वो भी उस केस में यदि वो बिजनेस और प्रोफेशन में इसको कवर नहीं करता है, ये नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर कर लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिया और विद इन टाइम डिपॉजिट कराया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, और यदि लिया और टाइम से नहीं डिपॉजिट कराया तो उसको क्या करना है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज द नॉट टैक्सेबल इन द बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम में नहीं लेता है तो इसको। अब इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सिक्योरिटी था उस पर इंटरेस्ट मिला, या लोकल अथॉरिटी या कंपनी या कॉर्पोरेट वगैरह ने कोई सिक्योरिटी इश्यूड किया था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो स्टॉक इन ट्रेड है, यदि सिक्योरिटी को उसने स्टॉक इन ट्रेड करके रखा है तो ये किसमें इंटरेस्ट किसमें चार्जेबल होगा, बिजनेस और प्रोफेशन में। यदि उसने स्टॉक इन ट्रेड नहीं रखा है तो ये चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये बोल रहा है कि कौन सी बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ड्यू बेसिस पे, और यदि कुछ नहीं देके रखा, यदि ऐसे देके रखा है एसएससी केस बेसिस पे देके बुक मेंटेन करता तो केस बेसिस पे देके रखा है, ड्यू बेसिस पे तो ड्यू बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस पे देके रखा है तो ड्यू बेसिस पे करना है, और यदि कुछ नहीं देके रखा है तो ड्यू बेसिस पे उसको टैक्सेबल करना है। अब ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है देखो
कोई भी सिक्योरिटी वगैरह के ना डे बाय डे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन करे भले ही, लेकिन ड्यू डेट कोई एक सर्टेन डेट होता है। यदि उस सर्टेन डेट को जब भी वो अमाउंट मिलता है उसी टाइम पे वो टैक्सेशन होता है। जैसे अपना सेविंग अकाउंट के अंदर कोई पैसा पड़ा है, उसका इंटरेस्ट एक्यूड होते जाता है, लेकिन जिस दिन उसका ड्यू है उसी दिन उसको टैक्सेबल करेंगे। अब इंटरेस्ट मिलता है उसको ग्रॉसअप करना। कई बार क्या होता है, ऐसे लिखा रहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव का मीनिंग क्या होता है? यदि 10,000 से प्लस यदि हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इसका मीनिंग ये क्या है, ये टीडीएस डिडक्ट होके मिला है हमें। तो टीडीएस पहले से ही कटा हुआ है, तो हमें इनकम मानने के लिए क्या होगा, जो टीडीएस कट गया था उसको ऐड कर देना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड में। तो टीडीएस रिसीव्ड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड में टीडीएस को ऐड करेंगे तो इसको ग्रॉसअप कैसे कर लेंगे? सीधा डायरेक्ट तरीका है। जैसे सपोज करो हमें मिला 90,000 रुपए मिला, और ये रियल में इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख रुपए, क्योंकि इस पे 10% का टीडीएस कट गया था, तो हमें मिला 90,000 रुपए। अब 90,000 रुपए को हम लोग जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम टैक्स में लेंगे तो हम 90,000 रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, इसमें से टैक्स टीडीएस कट गया था, वो भी हमारा इनकम था। तो हम लोग कैसे करेंगे, 90,000 इसको ग्रॉसअप कर लेंगे। 90% ही है ना ये, 10% तो डिडक्ट कर लिया था, तो 1 लाख रुपए आ जाएगा इधर। ऐसे कर लो, ऐसे तो नॉर्मल फॉर्मूला देख के रखा है, वो आप देख लेना। इसमें से कौन कौन सा एक्सपेंस अलाउड होगा? कलेक्शन के जो एक्सपेंडिचर खर्चे होते, कोई लोन लेके लोन दिया है, तब मतलब लोन लिया और उसके बाद में सिक्योरिटी परचेज किया तो उस पे इंटरेस्ट लगने वाला, वो भी अलाउड हो जाएगा। और कोई और भी एक्सक्लूसिव उससे रिलेटेड ही खर्चा एकदम से, तो वो भी अलाउड हो जाएगा। कौन से में बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के मामले में। फिर एक केस आता है 94 अंडर सेक्शन बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। ये ऐसा होता है कि जैसे कोई बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है, ये था 5 लाख रुपए का, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% सपोज करो, और ये मिलने वाला है 31 मार्च 2022 को। अब मैंने क्या किया कि मेरे को पता चला यार 50,000 रुपए ये टैक्स मेरे टैक्स लायबिलिटी में आएगा, और मेरा जो टैक्स है ना, मेरा इनकम है ना, वो पहले से ही ज्यादा है। इसके लिए मैं तो 30% मतलब हायर टैक्स वाले में जा रहा हूँ। मीन्स मेरा इनकम सपोज करो 15 लाख से ऊपर है, तो मैं तो पहले से ही या 10 लाख से ऊपर है, न्यू रेट के हिसाब से 15 लाख और नई रेट के हिसाब से 10 लाख, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, 30% वाले ब्रैकेट में आ रहा हूँ, तो ये 50,000 पे मेरा 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार मेरी वाइफ का इनकम कम है, तो मैं क्यों ना ये बॉन्ड है ना मैच्योरिटी से पहले ही उसको ट्रांसफर कर दूं। तो मैंने क्या किया कि 20 मार्च को ना अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया ये बॉन्ड, और मैं बोलूंगा ये 50,000 रुपए मेरी वाइफ का इनकम है। लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला ये रियल में ऐसा नहीं है, आपने टैक्स को शिफ्ट करने के लिए ऐसा काम किया है, इसके लिए 50,000 आपका इनकम माना जाएगा। वो क्या करेगा ऑफिसर, मेरी इनकम में ये 50,000 रुपए ऐड कर देगा। इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। लेकिन ऐसा कब नहीं होता है, यदि सपोज करो मैंने ये ट्रांसफर किया बॉन्ड और उससे कोई टैक्स में फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स जैसे मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, उसका इनकम भी मेरे बराबर सा है, या वो भी उसका इनकम भी उसी टैक्स ब्रैकेट में आता है जो कि मेरा टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है तो वैसा भी नहीं माना जाएगा बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड उसे बोलते हैं, ये एक तरह का जीरो रेटेड होता है, जीरो रेटेड बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपको 1 लाख का बॉन्ड है ना, वो कितने में दे दिया, 90,000 रुपए में। इसका मतलब ये 10,000 रुपए आपको पहले से ही इंटरेस्ट एड है इसके अंदर, इसको बोलते हैं जीरो डीप डिस्काउंट। अभी देख लेते हैं कि यदि 15 फरवरी 2002 के बाद में यदि डीप डिस्काउंट बॉन्ड इश्यू किया है तो उसकी इनकम पे क्या होने वाला है। देखो, इफ सच बॉन्ड इज नाइदर ट्रांसफर, मतलब मैच्योर भी नहीं हुआ और ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, any change in the market value of the deep discount bond from the end of the financial year to another shall be treated the means सपोज करो मार्केट वैल्यू 2010 को ना इसका मार्केट वैल्यू था 1 लाख रुपए,
सपोज, और ये बढ़ के 2011 मतलब आज के दिन 2011 के दिन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये 1,10,000 रुपये हो गया। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, उसको क्या मान लिया जाएगा, इंटरेस्ट इनकम। लेकिन ये कौन से केस में, जब बॉन्ड ना तो ट्रांसफर किया है ना ही मैच्योर हुआ है। सेकंड, where the assessee is not an original subscriber, then the income for the valuation date immediately following after acquisition shall be market value on the valuation date less cost। मतलब कई बार क्या होता है कि ये ओरिजिनल, जैसे जिसके हाथ में हम लोग इनकम अभी टैक्स कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल सब्सक्राइबर नहीं है, उसको तो केवल बॉन्ड मिला था कैसे, तो उसका कैसे होगा, तो उसका ये होगा कि जो इमीडिएटली उसको एक्विजिशन मिला है ना, उसका मार्केट वैल्यू और जो वैल्यूशन के डेट को उसका मार्केट वैल्यू है उसका लेस करके देख लेंगे और ये ट्रीटमेंट कर देंगे। देखो, इंटरेस्ट इनकम देविंग एसएससी इज एक्वायर्ड सच बॉन्ड मैच्योरिटी फर्स्ट ईयर में। पहले साल में क्या होगा, पहले साल में जो उसका मार्केट वैल्यू है, जैसे मैंने खरीदा था 1 अप्रैल 2004 को खरीदा था और ये था 5 लाख रुपए का, और 31 मार्च 2005 को ये क्या हो गया, 5,65,000 का हो गया। तो इस पे इंटरेस्ट कितना माना जाएगा, 65,000 का इंटरेस्ट माना जाएगा साल में। ठीक है। रिडीम के केस में क्या होगा, रिडीम के केस में ऐसा होगा कि जिस दिन रिडीम कर रहे हैं वो वैल्यू, और जस्ट उससे पहले हम लोगों ने मार्केट वैल्यू देखा था, जस्ट उसका इमीडिएटली प्रीवियस ईयर के अंदर मैच्योरिटी डेट देखा था। जैसे सपोज करो उसका मैच्योरिटी था कि 15 अप्रैल 2021 के दिन उसका मैच्योरिटी था 5,10,000 पे, और जिस दिन हम लोगों ने रिडीम किया 5,40,000 था उसका, जिसे हम लोगों ने 16 सितंबर 2021 को रिडीम किया, तो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम मान लिया जाएगा। फिर ये छोटे से पॉइंट है, उनको सब देखो। नेक्स्ट